4 में 4, 7 और 29 मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट विद 16.4। ये मेरे पास थी स्लाइड्स में ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, इसलिए ये नहीं कहना कि ये शेयर कर दें, ये ऑलरेडी जो है मटेरियल्स शेयर हुए हुए हैं। तो ग्रीन्स फंक्शन है जी 16.4 में, और ग्रीन्स फंक्शन एक्चुअली क्या करता है कि ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन क्या होती है किसी कर्व के लिए, अगर आपकी काउंटर क्लॉकवाइज है मोशन अलोंग द पाथ तो वो क्या है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, और अगर आपकी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव ओरिएंटेशन है। तो जब कभी भी आपको पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहीं भी है तो उसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, और अगर नेगेटिव बताई हुई है या क्लॉकवाइज बताई हुई है तो आपने फिर उसको पॉजिटिव बनाना है बाय आई मीन टेकिंग नेगेटिव साइन. So Green's theorem actually allows us to evaluate a line integral, to transform a line integral into a double integral. इसलिए चैप्टर 16 जब आप कर रहे होंगे तो आपके चैप्टर 15 के कॉन्सेप्ट्स डबल इंटेग्रल वाले जो पिछली दफ़ा आपने हर जगह यूज़ किया था एग्जाम में, तो वो वाले कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए. डबल इंटेग्रल ऑफ कोर्स इवैल्यूएट करना आता होगा तो हम ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके इवैल्यूएट कर सकेंगे. सो उसमें क्या कंडीशंस हैं जब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते होते हैं. लेट्स सी बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड. सो फर्स्ट कंडीशन जो हमारा कर्व लाइन इंटेग्रल है उस कर्व पे कंडीशंस जो है सी पे पॉजिटिवली ओरिएंटेड हो, पीस वाइज स्मूथ हो, सिंपल क्लोज्ड हो. इन द सिंपल क्लोज्ड हुई कि ये खुद को क्रॉस नहीं करता, और क्लोज्ड ही है. सो सिंपल का मतलब ये है कि खुद को क्रॉस नहीं कर रहा. सो क्लोज्ड कर्व, एक्चुअली हम क्लोज्ड पाथ के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं. क्लोज्ड भी कौन से, सिंपल क्लोज्ड पाथ. और अगर सिंपल नहीं है तो फिर हम उसको सिंपल बनाते हैं, वो आगे उसकी एक्सटेंशन भी है कि इनिशियली हम जो डिफाइन करें वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड, पीस वाइज स्मूथ, सिंपल क्लोज्ड कर्व इन द प्लेन एंड लेट डी बी द रीजन बाउंडेड बाय सी. मतलब अगर हमारा कोई इस टाइप का कर्व सी है विच इज क्लोज, विच इज सिंपल, विच इज पीस वाइज स्मूथ. अब ये अगर पाथ सी है तो ये जो इस बाउंडेड बाय दिस कर्व है रीजन दैट इज डी. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सी भी यूज हो रहा है, यहाँ पे डी भी यूज हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या. इफ पी एंड क्यू हैव कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑन एन ओपन रीजन दैट कंटेन्स डी, या इन अदर वर्ड्स डी के अंदर आपका जो दोनों डेरिवेटिव पी एंड क्यू जो है ना उनके पार्शियल कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो. Then we can evaluate this line integral p dx plus q dy along the curve that is along the path C, ये जो हमने अभी closed बनाया है, is equal to double integral over the region D, यानी ये जो bounded by the curve है, partial q by partial x, यानी जो dy के साथ multiply हो रहा है फंक्शन उसका partial derivative with respect to x minus partial p by partial y. dA of course dA depends upon the एक तो कोऑर्डिनेट्स, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो उस हिसाब से हो जाएगा. दूसरा कार्टेशियन में भी इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन, अगर वो इरेगुलर है तो फिर हम एक्स वाई की लिमिट्स के हिसाब से dx dy या dy dx लिखेंगे. So now we have these actually examples. So examples करने के बजाय मैं ये कर रही हूँ कि सीधा ही हम उस क्वेश्चन पे चले जाते हैं जो आपने वहाँ लिखा हुआ था. और इस सारे आर्टिकल में यही कुछ ही है जो मतलब आपने ग्रीन्स फंक्शन की ही एप्लीकेशंस हैं. ग्रीन्स थ्योरम, सॉरी ग्रीन्स फंक्शन कहाँ से आ गया, वो भी होता है लेकिन यहाँ कहाँ आ गया. ग्रीन्स थ्योरम की ही एप्लीकेशंस है. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले. तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने अपना ग्रीन्स थ्योरम जो है ना उसको लिख लेना. तो ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि क्लोज्ड पाथ के साथ p dx प्लस q dy को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन d पार्शियल q बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल p बाय पार्शियल y dA. ये बताता है जी हमें ग्रीन्स थ्योरम. अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके उधर प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी इसको इवैल्यूएट करना है. और ये मैंने बताया था कि ये जो साइन होता है इसका मतलब ये है कि आपका पाथ क्लोज्ड है. ये जो
इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर सर्कल डला हुआ है, इसका मतलब ये होता है ये वाला जो ऐसे ये जो हम यूज कर लेते हैं. सो इट मीन्स योर पाथ इज क्लोज, दैट इज सी जो है ना क्लोज कर्व है. सो सी कंसिस्ट ऑफ द आर्क ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो लेट मी ड्रॉ इट, क्योंकि मुझे ड्रॉ किए बगैर समझ नहीं आती है. लेट मी ड्रॉ. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला पैराबोला, ठीक है. और क्या कहा हुआ है, सी कंसिस्ट ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला फ्रॉम 0 0 to 1 1. तो हम ले लेते हैं इधर 1 और हम ले लेते हैं इधर 1, ठीक है. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस पॉइंट इज 1 1, 0 0 to 1 1. सो ये पॉइंट ऑन द पैराबोला 0 0 हो गया. दूसरी साइड मैंने ड्रॉ नहीं की क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 1 to 0 1 यानी x 0 है. सो 1 1 to 0 1 ये वाला लाइन सेगमेंट हो गया. क्योंकि आपका y फिक्स्ड इन बोथ द पॉइंट्स, इट मींस कि ये स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल. एंड 0 1 to 0 0. सो हम यहाँ से इधर को गए, हम यहाँ से इधर को गए, एंड हम यहाँ से वापस इधर को आ गए, ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में शायद करना ये है कि आपको ना दोनों तरीकों से इसको ढूंढना है. एक तो वो जो हमने 16.1 में लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था, कि आप तीनों पाथ के अलॉन्ग लैदर से इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ढूंढ कर. वो जो तरीका 16.1 का था, और दूसरा तरीका इसका ये वाला ग्रीन्स थ्योरम वाला. Now this is closed, this is piecewise smooth, this is simple. वो सारी जो कंडीशन थी उसकी कर्व की ग्रीन्स थ्योरम यूज करने के लिए, वो सब की सब इस पे फुलफिल भी हो रही हैं. एंड दिस इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड एज वेल, कि वो ये जो डायरेक्शन हमें बता रही है 0 0 to 1 1 जाना है, 1 1 से 0 1 जाना है, 0 1 से 0 0 वापस यानी यहाँ पहुंचे. तो ये भी हम काउंटर क्लॉकवाइज मोशन के साथ आए हैं, तो वो भी फुलफिल हो रही है. सो वी कैन यूज एज इट इज, इसको हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई. अब यहाँ हमने क्या देखना है, हमारा P ये है. अगर हम उसका कंपैरिजन करें, ये हमारा Q है, तो दिस इज C, दिस इज इक्वल टू, जगह बचाते हैं नीचे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन D पार्शियल Q बाय पार्शियल X. इसका मतलब हमने इसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, दैट इज y माइनस पार्शियल Q पार्शियल P बाय पार्शियल y. सो पार्शियल P बाय पार्शियल y का मतलब ये है कि इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, एंड दैट वुड बी 2y x स्क्वायर, ठीक है. ये हमारा आ गया पार्शियल Q बाय पार्शियल x. जहाँ की गलती हो जाए मुझे बता दीजिएगा. एंड डी ए, अभी मैं इसको एज इट इज ही लिख रही हूँ, क्योंकि ये ए के लिए इस रीजन में हमने अब x और y की लिमिट्स ढूंढने हैं. सो ये हमारा 1 है. सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है. अब हम चूंकि इर्रेगुलर रीजन है, तो इसका मतलब है कि एक जो है वो कांस्टेंट लिमिट होगी और दूसरी जो है वो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल होगी. तो हम x को ले लेते हैं इन दिस रीजन 0 to 1. अब हमने y ढूंढना है. सो y जो है, ये हाइट वाला जो पार्ट है, ये अगर आप रीजन हमारा ये वाला है, दैट इज D. अब यहाँ से हम वर्टिकल लाइंस y को ढूंढने का यही तरीका होता है कि वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दें. जिस कर्व या जिस पाथ से वो एंटर हो रही हैं वर्टिकल लाइंस इन द रीजन, वो हमारी लोअर लिमिट होगी ऑफ y, और जहाँ पे वो एग्जिट कर रही हैं वो हमारी अपर लिमिट होगी. सो यू कैन सी दैट कि ये जो हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से कोई भी आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये रीजन में एंटर होने के लिए यही लाइन जो है बन रही है. ये कोई भी आप कहीं से भी ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस एक्चुअली शोज दैट कि y हमारा जो है ना, दैट इज लेस और इक्वल टू, यानी एग्जिट जहाँ से हो रही है दैट इज द अपर लिमिट. सो लेस और इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. एंटर हो रही है हम एक्स स्क्वायर से, सो हमारा एक्स स्क्वायर के ऊपर है y, और 1 से नीचे है. तो ये हमारी x और y की लिमिट्स आ गई. अब हम यहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो ये जो हमारा था 0 to 1, हमारी जो चूँकि इसकी थी लिमिट x की कांस्टेंट, तो वो हमारी आउटर वाली होगी. इनर वाली हमारी y की होगी 1 to सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x स्क्वायर टू 1.
और बाकी हमारा ये फंक्शन बन चुका है y माइनस 2y(x²). ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले कर रहे हैं 0 to 1 y विद रिस्पेक्ट, या dy भी मैंने लिखना था। ओके, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करें, सो y² over 2 माइनस y² over 2 टाइम्स y² over 2 हो जाएगा, तो y² रह जाएगा x², और ये हमारे पास आ गया जी ये। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, लिमिट सप्लाई करने हैं। ये थे x² to 1, तो इसकी लिमिट सप्लाई कर देते हैं। सो 1 पे हमें मिल रहा है 1/2 माइनस व्हेन y इज 1 तो x²। अच्छा, अब हमने y की जगह x² सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका मतलब माइनस x⁴/2, और जब हम यहाँ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और x⁴ टाइम्स x⁴, मतलब x⁴ हो गया। ठीक है, और आगे का काम तो आसान ही है। अब हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2x माइनस x³/3 माइनस x5/10 प्लस x7/7, और हम चल रहे हैं 0 to 1, तो 0 पे तो ये सारा का सारा 0 होने वाला है। सो सिर्फ 1 वाली कंट्रीब्यूट करिए अपर लिमिट, सो हम कर देते हैं 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/10 माइनस प्लस 1/7, राइट। अब हमने इसका एलसीएम लेना है और इसको एवेलुएट कर लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 है ना, काफी बड़ा सा ही आएगा, 2 3 5 and 7 ये आएगा। यप, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, बाकी कर लेंगे अब आप खुद ही, ठीक है, आगे मैं नहीं कर रही जी। समझ आ गया सबको? कोई है भी मेरे साथ के नहीं? मेरा क्वेश्चन था। सॉरी जी। यस मैम, समझ आ गया, बट एक क्वेश्चन जी जी जी। लिमिट्स होती हैं, मतलब आप तो x1 तक मतलब किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब इनकी समझ नहीं आती। डायग्राम बना के भी ये तो वो किस तरह आइडेंटिफाई वो बता दें। एक मिनट, आपका ना सवाल में मुझे दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? लिमिट्स जी जी होती हैं, बोलिए। लेकिन मतलब हाँ डायग्राम लिमिट्स आपने कहा कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आएगी, तो हाँ। इनकी समझ आती है कि लिमिट्स किस तरह आएगी, मतलब इनकी अच्छा, अलग लिमिट डायग्राम बना कैसे भी आएगी? लेते हैं तो वो समझ आती है लिमिट्स। हाँ, लिमिट इसी तरह ही जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि इरेगुलर रीजन का मतलब ये होता है कि नॉन रेक्टेंगुलर है। अगर तो रेक्टेंगल है ना, तो एक्स वेरी कर रहा है इस लाइन से इस लाइन तक, वाई वेरी कर रहा है इस लाइन से इस लाइन तक, है ना, वो तो सीधी हो जाती है अगर रेक्टेंगुलर है, तो वो दोनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर नहीं है, जैसे हमारी ये वाली थी, तो ये इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप में क्या होता है कि अब देखिए ये वाला जो रीजन है ना, आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 x क्या है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है। अगर आपने x को कांस्टेंट लेना है, और ज्यादातर हम x ही कांस्टेंट ले रहे होते हैं, आसानी हो जाती है। सो x को कांस्टेंट लेना है, तो आपने बस ये देखना है, ये जो रीजन है ना हमारा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है और इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा पैराबोला 0 0 to 1 1 है। अब इसके आगे तो x की वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम वापस गए हैं इधर 0 1 पे, इसका मतलब x की वैल्यू फर्दर उसी इंटरवल में ही रही है, 0 1 इंटरवल में, इसके बाहर तो नहीं गई, राइट। और चूंकि हम x की बात करें, तो यही दो पॉसिबिलिटीज थी, हम रीजन को कैसे मैयर करेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीजन में क्या है, मिनिमम क्या है। तो यहाँ से हमारे पास x की लिमिट ये आ गई, यहाँ तक ठीक है। ये तो हमारे पास एक्स है ना, जैसे एक्सपेंड क्यों आया है, सॉरी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में होगी ना 0 0 1 1 तक। नहीं, ये तो x की लिमिट बता रही हूँ अभी मैं, यहाँ तक x की लिमिट वो समझ आ गई है, यस मैम, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, अब दूसरी, अब देखें y की ढूंढनी है। अब y इज बाउंडेड बाय, अब यहाँ मैं इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करूँ, तो एक लाइन आपको ये नजर आ रही है y के लिए, और एक ये नजर आ रही है, ठीक है। मैम 0 0 से 1 1 तक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी एक?
अब मेरे कर्व आएगी तो देखिए 0 0 से 1 1 तक स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी? ये कंसिस्ट ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला फ्रॉम 0 0 टू 1 1। ओके तो ठीक हो गया, क्वेश्चन भी तो ठीक हो पढ़ना गया। है ना, है ना? ठीक है। ठीक हो गया, क्योंकि वो आर्क ऑफ पैराबोला है, दिस पैराबोला, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब ये दो बाउंड्रीज आ गई फॉर वाई। तो लोअर बाउंड्री जो है वो उसकी इस कर्व से बन रही है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व, ये वाला, है ना, उससे बन रही है। और अपर लिमिट जो है y की वो ये वाली लाइन से बन रही है, यानी हाइट हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है इस रीजन में, और हमारी जो है हाइट खत्म कहाँ हो रही है, मतलब अपर बाउंड कहाँ है हाइट की। तो वो हमें मिल गई जी। अब ठीक है, बाकी तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ आगे जो जहां तक मैं पहुंच गई हूँ, तो अब तो सिर्फ बचपन का सीखा हुआ फ्रैक्शंस ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना जी। कर दूं इरेज इसको? ओके, इसी के अंदर मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यस क्वेश्चन नंबर 4, ये कहाँ से आया हुआ? इसका जो क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आपने करना क्या, लाइन इंटीग्रल बाय टू मेथड्स, डायरेक्टली एंड यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम वाला मैंने आपको बता दिया है, तो डायरेक्टली भी कर देते हैं तो उसमें हमारा 16.1 भी जो है वो हो जाएगा एक दफ़ा रिवाइज। तो डायरेक्टली में क्या करना है, अगेन हमें वही बनानी है, फिगर बनानी है, क्योंकि उसके बगैर तो मुझे तो समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं तो बनाती हूँ ये। ठीक है जी, सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसका उन्होंने कहा हुआ है कितना पोर्शन लेना है, 0 0 से 1 1 तक, और दूसरा जो कर्व है ना दैट इज ये वाला लाइन जो कि है 0 1 1 से 0 1 तक, और तीसरी जो है ना वो ये वाली लाइन है। अच्छा, अब जब हमें डायरेक्ट निकालना है तो अब हमारे पास C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, और उसमें हमने क्या सीखा था, जो 16.1 या 2 में कहीं 16.1 में ही शायद मोस्ट प्रोबेबली, कि अब हमने हर पाथ के साथ इसको इवैल्यूएट करना है। तो हमने अलॉन्ग C1 करना है, हमने अलॉन्ग C2 करना है, हमने अलॉन्ग C3 करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उन सबको ऐड कर देना है, C1 C2 C3, तो हमारा पूरा जो है ना अलॉन्ग C बन जाएगा। C एक्चुअली मतलब हमने क्या किया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां जहां हमें डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूटी मिल रही है ना, वहां से हमने ब्रेक लगा दिया उसका। तो उसके लिए अब C1 अलॉन्ग C1, अब इसमें क्या तरीका हमने सीखा हुआ है, मैं यहाँ पे इनकी थोड़ा पैरामीट्रिक वाला होमवर्क भी साथ साथ करते जाते हैं। सो C1 के अलॉन्ग क्या हो रहा है, उसमें ये 0 0 से 1 1 तक का ये पाथ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम कहते होते हैं कि क्या कर लें, x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारी बन गई इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म, और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 इन दिस रीजन। ठीक है, बाकी हमने क्या करना है, बाकी हमने जहां जहां x है वो तो x ही रहेगा, जहां जहां y है उसकी जगह x स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx ही है, dy किसके इक्वल आ जाएगा, 2x dx के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब सारी हमने कन्वर्जन कर दी है, जो हमने पैरामीटर हमारा फिर यहाँ पे क्या बना, x बना, राइट। तो अब हम सारे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने y को भी एक्स स्क्वायर कहा है, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पर C1 के बजाय अब इसकी लिमिट लिख देती हूँ 0 to 1, ये मैं साथ ऐसे लिख देती हूँ कि ये C1 है हमारा, C1 के अलॉन्ग है 0 to 1 एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, dx हमारा dx ही रहना है, प्लस x टाइम्स एक्स स्क्वायर, व्हाट y स्क्वायर है, oh yes, thank you, yes, xy x टाइम्स एक्स स्क्वायर 2x dx। ठीक है, यहाँ तक देखने का कोई गलती नहीं हुई है, तो ये हो गया 0 to 1। अब हमने ये इकट्ठा करना है, x to the power 6 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स x to the power 2 1 2 3 4, x to the power 4 हो जाएगा, एंड वी हैव dx, ऐसे करके, क्योंकि dx दोनों के साथ है।
ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to 1 0। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मत फर्दर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। x7/7 प्लस 2x5/5 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/7 प्लस 2/5, क्योंकि अदरवाइज इसने 0 जाना है लोअर लिमिट पे। ये आ गया। अब आगे ऐड आप खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली C2, अच्छा C2 के साथ हम देखते हैं कि C2 में हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी। सो C2 में इनफैक्ट दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी हाइट 1 है, तो इसका मतलब दिस इज y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 1 कैसे होना है? x लाइज बिटवीन, फिर से 0 to 1 ऑफ कोर्स, तो अब फिर हमारा x ही बन गया पैरामीटर, तो हमने फिर और y की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, बिकॉज y इज कांस्टेंट और x इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x स्क्वायर और हमारा dx जो है दैट इज dx, राइट, और dy जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। सो वी हैव x, इतना ही बनेगा, x स्क्वायर dx, ठीक। और इस पे भी x की जो लिमिट है दैट इज 0 to 1। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली आपका क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 1 2। अब ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये सॉरी उल्टा बोल दिया, x इज इक्वल टू 0 लाइन है और y इज इक्वल टू y है यहाँ पर, ठीक है। और y की लिमिट क्या है? 0 to 1, राइट। अब यहाँ पर हमारा dy इज dy और dx इज 0, तो 0 to 1 इधर हम C3 कह देते हैं। सो ये बन जाएगा 0 to 1, x इज 0, y इज y, तो ये वैसे 0 हो रहा है, ठीक है। x इज 0 एंड y इज y, बस ये इतना ही बन रहा है, ठीक है। तो इधर से हमें सिर्फ मिल रहा था x 3/3, तो ये 1/3, तो इन सारों को ऐड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, राइट। ये बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो आपने क्वेश्चन मुझे बताए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी इसमें क्या था? अच्छा, इसमें 2 पैराबोला है, ओके, फिर से ड्रॉ करना ही पड़ेगा। रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 पैराबोलास, y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो बड़ा वेल नोन, हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो ये होता है, और जो x इज इक्वल टू y स्क्वायर होता है वो ये होता है। इसको मैं पूरा इस तरह बना देती हूँ। ये होता है दैट इज x इज इक्वल टू y स्क्वायर, और इसको भी अगर हम इस तरफ बना दें ताकि हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये वाला, यानी ये वाला है, और ये वाला जो है ना, ये x इक्वल टू y स्क्वायर। दिस इज द रीजन, सही। अब हमें फिर क्या कहा हुआ है? रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास। अब हमने करना हुई है इसको ग्रीन्स थ्योरम से ही सॉल्व करना है। तो ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? P और Q आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सो P हमारा ऑफ कोर्स ये वाला जो dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, Q हमारा ये वाला है। तो अभी हमने सीखा ये है x प्लस q dy इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल, ये c है, ये क्लोज्ड वाला c है, डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन d पार्शियल q पर पार्शियल x माइनस पार्शियल p पर पार्शियल y dA। अच्छा, हमारा रीजन ये वाला है, ठीक है, ये जो अभी हमने फिगर आउट किया कि ये वाला रीजन है। p हमारा जो है वो ये हो गया y प्लस e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, q हमारा 2x हो गया। अब हम इनके करते हैं, ये जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ओवर रीजन d ही अभी मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमें d की लिमिट्स पता लगेंगी तो हम यहाँ पे कुछ कर सकेंगे। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 1, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, प्लस
विद रिस्पेक्ट टू x है, तो फिर तो ये 0 हो गया ना बाकी का पार्ट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x है। सो 1, आगे क्या करना है, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, और साथ में आ रहा है हमारे पास 1 ओवर, नहीं विद रिस्पेक्ट टू y लेना था, मैं इतना ही कॉम्प्लिकेट, मैम इसका भी 1 नहीं आ जाएगा, 1 1 0 नहीं हो जाएगा, नहीं इसका 2 आना था, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x ये 2 और ये ऐसे आना था, मैंने लिखना, ये 2 है, 2 और ये 1, यस, मैं इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x ढूंढने लग गई थी, तो मेरे को ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या हो रहा है, हाँ शुक्र है टाइम पे याद आ गया कि विद रिस्पेक्ट टू y लेना था। ओके, सो इसका 2 और इसका मतलब तो बहुत ही आसान हो गया, हमने सिर्फ क्या करना है, 1 को ही इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू मतलब ओवर द रीजन D। अच्छा, अब जो अगला काम करना है, जो कि मेजर काम है, कि हमने इसके फाइंड आउट करने हैं लिमिट्स। अब कोई बताएगा, अभी पिछला जो हमने सारी कहानी की थी, अच्छा ये पॉइंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पता होने चाहिए, वो एक तो 0 0 ऑफ कोर्स, अब दूसरा 1 1 आएगा ना, यस 1 1 आएगा, बिल्कुल सही हो गया। अब 0 0 1 1 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो x है इस रीजन के अंदर, उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो हम फिर से वही काम करते हैं कि हम x को कॉन्सेप्ट ले लेते हैं 1 और 0, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताए कि y की लिमिट क्या होगी, लोअर कर्व कौन सा वाला है, वो y की लिमिट होगी, लोअर लिमिट x स्क्वायर से लेके हाँ x स्क्वायर से लेके अंडर रूट x, हाँ, ये लोअर कर्व एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला, ठीक है। और ये अपर वाला जो है ना, इसमें भी y की वैल्यू ढूंढनी है, और y की 2 वैल्यूज होती हैं जब स्क्वायर में आ रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट x और नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव वाली चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव तो नीचे ले जाएगी। तो ये जो अपर वाला है, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। तो बिल्कुल सही बात की आपने, x स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारी लिमिट्स आ गई। अब क्या रह गया है, dA को डिसाइड करना, तो वो होगा ऑफ कोर्स dy dx, क्योंकि dx हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम y की लिमिट पे लिख देते हैं कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट x और लेस और इक्वल टू, ओ सॉरी फिर उल्टा लिखते हैं, x स्क्वायर एंड लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो आगे कर लेंगे इसको, आगे तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ना। यहाँ y की लिमिट x स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, dx, और फिर उसके बाद आ जाएगा 0 to 1 स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर dx, आगे पावर रूल लगेगा तो x से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जी बता दें इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो नाम इरेज कर देते हैं। कर दूं रेस, चलो कितने लोग आ गए अब तक, अच्छा आज कम ही आए हैं, इसका मतलब ये वाला सेक्शन करने का किसी का कोई इरादा नहीं है, आई मीन इतने ही सिर्फ जो बच्चे आए हैं, उसमें ज्यादा होती थी अटेंडेंस हमारी ट्रांसफॉर्म्स वाले में, है ना। क्या हुआ, आप एब्सोल्यूट मार्क्स बांट दें आज, मुझे ना आवाज ही नहीं आ रही, आप एब्सोल्यूट मार्क्स बांट दें आज, मैं क्या कर दूं, एब्सोल्यूट मार्क्स एब्सोल्यूट मार्क्स,
अल्लाह एब्सोल्यूट मार्क्स दे दूं मैं? कितनी प्यारी बात की है, कितनी प्यारी बात की। हाँ समझ आ गई है मुझे, एब्सोल्यूट मार्क्स। क्या बात है, वाह वाह, हाय। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो यस, अच्छा अब हम एक और क्वेश्चन इसी सेक्शन का किसी ने बताया हुआ है, आई एम नॉट श्योर, मतलब वहाँ पे शायद आता नहीं है कि किसने बताया, तो बताया हुआ आ जाए तो फिर मैं वो भी बता अनाउंस भी कर दूंगा ये किसने बताया है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 7 हमने डिस्कस कर लिए, एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। और इसके अंदर ना उन्होंने कोई एग्जांपल 5 का रेफरेंस दिया हुआ है जो कि मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या है, सो आई विल हैव टू चेक इट आउट के व्हाट is example 5 about ये वाली fx y, अच्छा ये वेक्टर फील्ड है, show that f dot dr is 2 pi for every positively oriented simple closed path that encloses the region. Oh, okay. अच्छा this is example number 5, वो भी साथ लिख लेना, पता तो चलेगा क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में इफ f इज द वेक्टर फील्ड ऑफ, अच्छा यही वाला वेक्टर फील्ड है, देन शो दैट f डॉट dr इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ उन्होंने कहा हुआ था कि फॉर दिस वेक्टर फील्ड शो दैट f डॉट dr इज इक्वल टू 2 pi फॉर एवरी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज पाथ दैट एनक्लोजेस ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने ये कहा हुआ है कि शो दैट f डॉट dr इज 0 फॉर एवरी सिंपल क्लोज पाथ दैट डज नॉट पास थ्रू और एनक्लोज द रीजन, यानी इसके अदरवाइज जो ओरिजिन एनक्लोज कर रहा था उसके लिए उन्होंने कहा था कि 2 पाई प्रूव कर दें, और जो नहीं एनक्लोज कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि ये प्रूव करें कि दैट इज इक्वल टू 0। सो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपना वही वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, मतलब वो पी और क्यू फिगर आउट करने हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम पहले एफ डॉट डी आर ढूंढना पड़ेगा, सो दैट टू फाइंड हमारा पी एंड क्यू। तो उस थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हमारा जो एफ है इसको हम जरा सलीके से लिखें तो नजर आए कि ये है क्या, एफ एक्स वाई, क्योंकि ये बिल्कुल ही बीच में पता ही नहीं चल रहा है कि व्हाट इज दिस। सो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, सो दिस इज इट्स एक्स कॉम्पोनेंट, और प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे, ठीक है। दिस इज एफ, राइट। अब हमने इसका एफ जो पी और क्यू है, अगर हम वो निकाल लें या हम वो कर लें, बहुत लंबा हो जाएगा वैसे जब हम इसका वो करेंगे, पी डॉट क्या है, एफ डॉट आर के लिए पी और क्यू जो है वो ढूंढेंगे, वो वहाँ पे वैसे ढूंढे भी होंगे, तो लेट टेक इट, हम यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करते, अगर इन्होंने की हुई है तो हम यहीं से ले लेते हैं। अच्छा यहाँ वो डिफरेंट की हुई है बिकॉज सी इज ओके, हाँ नहीं, यस ये वाली, ये इतनी लंबी चौड़ी सारी कुछ आएगी, ओके। चलें फिर हम इसको खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं, यानी हमने इसके अलावा पार्ट लेना है जो ओरिजिन इनक्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। जो इसमें से ये वाला पार्ट जो है ना ये माइनस कर देना है, सो रेस्ट ऑफ द जो आपका आ जाएगा ना पार्ट, वो वाला आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, ओके।
यानी वो जिस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है ना, उसी में से अगर हम उसका रेफरेंस लें तो ये वाला, यानी वो पार्ट जो जहाँ रीजन इनक्लोज नहीं हो रहा, सो ओरिजिन के बाहर बाहर वाला, ना उसमें ओरिजिन आ रहा है ना तो ओरिजिन में से पास कर रहा है वो, सो हमने ये वाला पार्ट इसमें से काइंड ऑफ एक्सक्लूड कर दिया, जो बीच में है ना सर्कल, नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा P और Q क्या बनेगा। R here is, पहले R लेंगे, वहां से हमें DR मिलेगा जी। R क्या हो सकता है इधर? R हो सकता है, मैं ये सोच रही हूँ कि इसको आपको इतनी डिटेल में बताया भी जाए या नहीं बताया जाए, है ना, यही सोच रही हूँ मैं भी। दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। शुरू करेंगे और फिर एंड पता नहीं कहाँ होगा जाके। चलिए इसको रहने देते हैं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं वहां से लिस्ट से। ठीक है, तो 4 7 हो गए, क्योंकि ये अभी करंटली, मतलब इसमें और भी चीज़ें सीखने को होंगी, तो करंटली आपके लिए मुश्किल है, हम वही बातें डिस्कस करते हैं जो आपको पता है। ठीक, इसको भी हम रहने देते हैं। बस इसमें सिंपल वाले केसेस जो है ना, ये जो क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा पोर्शन, ये देखें ना, ये पूरा बनता है, ये पूरा जो रीजन इनक्लोज हो रहा है, तो हम इसमें से ये पूरे वाले में से इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करें तो दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, तो इसलिए इसको भी रहने देते हैं। इसकी बस जो एग्जांपल्स है ना वो कर लें। इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरा ख्याल एक ही मैंने डाला था, तो वो चूंकि अपनी क्लास में नहीं पूछा होगा तो उसको फिर हमने रहने देते हैं। ये हो गया जी 16 पॉइंट। एग्जाम में डाला था क्वेश्चन आपने? सॉरी, एग्जाम में डाला था कि उसमें? नहीं, उसकी लिस्ट में डाला हुआ है जो मैंने दिए होंगे ना, उसमें मेरा ख्याल है इंक्लूडेड होगा। लेट मी चेक, प्रैक्टिस के लिए दिए होंगे ना, एग्जाम का मुझे क्या पता। ये देखो यहाँ कहीं लगा होगा 16.4 में। अच्छा, है ही नहीं, है नहीं है, ये 29 ही था कि 27 था, है ही नहीं, नहीं और ही कर रहे हैं ना अभी, 29 था, है ना, 29 था, ओ यस 29 था। था। कर ही लेते हैं फिर, लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट अभी हम हाँ नहीं कर लेते, हम नहीं छोड़ते भाई, क्योंकि अगर कहीं आ गया एग्जाम में तो फिर हम क्या कर लेंगे, तो वो ही वापस कैसे जाना। चलो हाँ है, मैंने गायब कर दिया, वेट कंट्रोल Z आ जाएगा वापस, यस। अच्छा चले दोबारा करते हैं। हमने यहाँ से fxy निकाला था और फिर उसके बाद हमने p और q फिगर आउट करने थे, और p q यही आ जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, r बन जाएगा xi प्लस yj, है ना, और dr क्या हो जाएगा, क्योंकि डॉट dr करना है, तो dr हो जाएगा dxi प्लस dyj, ठीक है। तो अब हम इनकी डॉट निकाल के तो वी कैन फाइंड आउट p एंड q। तो लेट्स f डॉट dr
दिस इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई। सही है। अच्छा, अब जब हम इसको लिखेंगे, ये ढूंढना है ना हमने, तो अब आपका वेक्टर फॉर्म से ये आपकी जो ट्रेडिशनल वाली स्केलर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम है ना, वो हो गई है। दिस इज इक्वल टू यस सी माइनस वाई, अब ये लाइन इधर पड़ी हुई है सो इससे आप बॉदर ना, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये बन गया जी हमारी इसकी फॉर्म, ठीक है। सो इतना भी लंबा शायद ना हो जितना मैं सोच रही थी। अब क्या करें, अब इस पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अब हमें पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स क्यू बाय पार्शियल एक्स ढूंढना है। अब वो क्या होगा, पार्शियल क्यू बाय क्यू क्या है, ये है, ठीक है, पी क्या है, ये है। सो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स ढूंढना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेने के लिए इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा और क्या ही करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, अगर हम उस पर क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ऊपर भी एक्स का फंक्शन है नीचे भी एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो पहले इसका डेरिवेटिव टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और x साथ एज इट इज होगा। डेरिवेटिव डिनोमिनेटर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, देखते जाइए गलती अगर नहीं हो रही तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स आ गया। अब देखते हैं पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई क्या होता है। पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, उसमें फिर वही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव दैट इज -1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, राइट, और प्लस नहीं माइनस वाई एज इट इज, दैट इज वाई एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2y, ठीक है। और ये बन जाता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जल्दी खत्म हो गया, अभी मेरा ख्याल था कि ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, अब हमने अप्लाई कर देना ग्रीन्स थ्योरम। सो यहाँ पे हम करते हैं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ, ये बन गया था पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, और ये डी ए हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा अब हुआ ये है, पता है, अगर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं इसके ऊपर, तो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई बोथ आर इक्वल, राइट। जीरो आ गया, आंसर जीरो हो गया, इतनी सी बात है। ठीक है, सही। और हमारा रीजन कौन सा होगा, डी, अब वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी ही हो गया काइंड ऑफ। सो रीजन डी जो है ना हमारा, वो होगा जो ओरिजिन को इनक्लोज नहीं कर रहा, वो हम बता देंगे। तो ये ओपन रीजन है ना, इसका कोई एंड तो है नहीं। सो दिस इज एन ओपन रीजन जहाँ पर डी जो है ओपन रीजन विच डज नॉट इनक्लोज
origin or does not pass through the origin. तो ये आ गया जी, ठीक है, कर लें नोट, अगर या रिकॉर्ड कर रही रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो इसको टाइम में कम नोट कर लें। ऑलराइट जी, सो वी डन विद जो आपके क्वेश्चंस थे ना यहाँ पे इसमें जिसने भी लिखे थे 4729, सो वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर इसमें से कुछ और करना है डिस्कस तो वो देख लेते हैं। और मेरा ख्याल है इसमें क्या यही कुछ ही था एक्चुअली, यही ग्रीन्स थ्योरम था। ग्रीन्स थ्योरम की वेक्टर फॉर्म सीधी सीधी वाली, मैंने इसीलिए क्वेश्चंस वहाँ पे सीधे वाले लिखे थे। खुद ही मैं सोचा कि बहुत लंबा तो नहीं हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ओके, और 5 to 10 भी इजी है, उसमें से ऑलरेडी हम एक कर चुके हुए हैं। और F.dr वाले 11 to 14 है, ये भी सिंपल ही है। ठीक है जी, सो यही था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन इज कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो ये आसान है, ये मासूम से है। इसमें सीधी सीधी कर्ल एफ, चूंकि हम वेक्टर फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम जो भी बात कर रहे होंगे, जो भी टर्म डिफाइन कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं इसमें, लाइक कर्ल है, डाइवर्जेंस है, ये सब वेक्टर फील्ड्स के लिए कर रहे हैं। तो ये 3D वेक्टर्स के लिए हो सकते हैं डिफाइन, बट हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर वेक्टर फील्ड्स। सो एफ इज अ वेक्टर फील्ड, तो कर्ल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय, किसी ने कुछ कहा है, कर्ल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय डेल क्रॉस एफ, राइट। और हमारी डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय डेल डॉट एफ। कुछ नहीं कहा है किसी ने, आई थॉट कि हाँ सैफुल्ला ने कुछ कहना है, रेज्ड अ हैंड, नहीं, ओके, अच्छा हम वैसे ही हाथ खड़ा करके बैठे हुए हैं, वाह वाह, ये अच्छा है। ओके चलें जी, अब हम चलते हैं आगे। कर्ल इज डिफाइंड बाय डेल क्रॉस एफ, जो कि ये वाला हमारा होता है डिटर्मिनेंट, और हमारा जो डाइवर्जेंस है दैट इज डिफाइंड बाय डेल डॉट एफ। और हमारी ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास function of 3 variables that has continuous second order derivative, partial derivatives, then curl of del f is equal to 0, right? ये एक हमारी है theorem, curl of del f is always equal to 0. Now if f is conservative, then curl of, this is very important to note that, or remember that ke, if f is a vector field which is conservative, then curl of f is 0, right? और फिर उसके बाद क्या है जी, कर्ल ऑफ एफ इसमें फाइंड आउट करने, कुछ रिजल्ट्स ही हैं बस इसमें जो पढ़ते हैं, मतलब वो यूज होंगे। इफ एफ इज अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड इन ऑल ऑफ आर क्यूब, so whose component functions have continuous partial order derivatives, curl of f is 0, then f is conservative field, ठीक है। तो अब हमने ये भी यहाँ से एक नतीजा निकाल लिया कि अगर हमारा वेक्टर फील्ड जो है डिफाइंड ऑन ऑल ऑफ आर क्यूब, तो component functions have continuous partial order derivatives, the curl of f 0 होगा। then if curl of f is 0, then f is the कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। इसमें क्वेश्चन जो होगा, अगर इसमें से मतलब पूछा जा सकता होगा, तो एक तो ये कि ऑफ कोर्स कर्ल निकाल लें, डाइवर्जेंस निकाल लें, जो बेसिक से क्वेश्चन है। जो तीसरी बात पूछी जा सकती है वो ये वाली है, जो थ्योरम के साथ एसोसिएटेड है ना, कि कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, देन एफ इज कंजर्वेटिव, और अगर कंजर्वेटिव है तो उसका वो ढूंढें पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई बात इसमें से पूछी जा सकती है, ये वाले सेक्शन में से, तो आसान सही सेक्शन है एक्चुअली। आगे डाइवर्जेंस आगे, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और डाइवर्जेंस के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज 0 इफ एफ इज अ वेक्टर फील्ड defined on R cube and PQR have continuous second order partial derivatives, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज 0, ठीक। और हमने इसमें क्या देखा है, बस ये कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसमें से अगर करना है तो ये इस तरह का कोई सवाल किया जा सकता है, f इज इक्वल टू डेल एफ वाला, इफ यू वांट टू। वैसे तो हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस की थी, करना है कोई 13 to 18, अदरवाइज इसमें ये कुछ ही है। नहीं, सो गए सारे। जैसे ये आपके 13 to 18 वाले सेक्शन में ना, इनमें आपने पहले क्या करना है, इनका कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, वो 0 आ जाएगा।
तो 0 आने के बाद आपने क्या करना है, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर वो कंजर्वेटिव है ही नहीं, तो हमें आगे का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपने इसमें से कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, चलें ठीक है, वो कर देते हैं। मैं ये तो पूछ रही थी कि मतलब करना है या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं हुआ ना आपके जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन है, तो इसलिए मैंने कहा पूछ ही लेते हैं हम। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपकी ना वो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर्ल भी ढूंढा जाएगा, प्रॉपर्टी भी उसकी देखी जाएगी, और अगर वो कर्ल 0 आ गया तो अगला काम भी हो जाएगा। सो हम चलें 13 पहला ही ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसको ये चेक करने के लिए कंजर्वेटिव है या नहीं, हमने कर्ल ऑफ एफ ढूंढना है, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ इज डेल क्रॉस एफ, अभी हम पीछे डिफाइन करके आए हैं। डेल क्रॉस एफ को कैसे लिखना है, आई जे के, और डेल हमारा होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, राइट। और एफ हमारा है, इधर हम चूँकि 13 वाला कर रहे हैं, सो ये है जी एफ के कंपोनेंट्स, मतलब वाई स्क्वायर जी क्यूब 2x वाई जी क्यूब, और ये बड़ा हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट छोटा हो गया, 3x वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, पता नहीं लग तो ऐसे ही रहा, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। सो आई के साथ आएगा ये माइनस ये हो गया पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 3x वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ 2x वाई जी क्यूब आई। कोई बोल रहा है, मुझे नहीं आवाज आई, किसने कुछ कहा है? मुझे वो आज ही नहीं पाई। अब j के साथ होगा पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 3x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ वाई स्क्वायर जी क्यूब, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा j, और अब k वाला प्लस होगा, प्लस अब ये होगा पार्शियल पार्शियल x ऑफ 2x वाई जी क्यूब माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर जी क्यूब k, ये आ गया। चलिए अब इसको एवेलुएट कर लेते हैं। सो इसका पार्शियल देखते जाइएगा कहीं कोई गलती ना हो, तो वरना फिर हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। सो 6x वाई जी स्क्वायर माइनस 6x वाई जी स्क्वायर सेम, अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। 6x वाई जी स्क्वायर माइनस 6x वाई जी स्क्वायर आई, वाह। अच्छा माइनस ये क्या बन रहा है, 3y स्क्वायर जी स्क्वायर, और इसका विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 3y स्क्वायर जी स्क्वायर, वाह वाह, ये तो लगता है 0 आने वाला है। इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन लंबा करना पड़ेगा। प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, सो 2y जी क्यूब, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो माइनस 2y जी क्यूब के, आंसर इज 0, ठीक है जी। आंसर 0 होने का मतलब क्या हुआ भला? आंसर 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये कंजर्वेटिव है, ठीक है।
अब कंजर्वेटिव हो गया तो अगला काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर तो 0 आ गया तो हमारा काम गया बढ़, तो आगे सो कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दिस इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। अब अगला काम, अगर कंजर्वेटिव है तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन। सो f इज इक्वल टू डेल f, हमने वो फंक्शन ढूंढना है। सो उसके लिए अब हमने क्या करना है, डेल f का मतलब ये है कि पार्शियल f बाय पार्शियल x i प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल c k। ठीक है, अब हम बारी बारी जो हमने सीखा था f की भी मैं यहाँ पे अगर वैल्यू ही लिख दूँ तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू f हमारा है जी y स्क्वायर z क्यूब i प्लस 2xy z क्यूब j प्लस 3xy स्क्वायर z स्क्वायर k। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से अब बारी बारी हम लेते हैं, पहला ले लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, अब हमने इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस पार्शियल डेरिवेटिव हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट चूंकि पार्शियल इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f आएगा, f ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ x y z है। तो मैं अगर नहीं लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन ऑफ x y z नहीं है, वो है। So f is equal to, with respect to x कर रहे हैं तो x y square z cube, but since this is function of x y z और हम with respect to x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y और z are kept constant। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ऐड होगा तो दैट फंक्शन वुड बी द फंक्शन ऑफ y z। ठीक है, बिकॉज y z आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया। अब हमने अगला काम करना है कि एक तो हमने ये बना लिया, हमने अपना f इनिशियली ढूंढ लिया है। अब अगला काम जो कुछ भी करना है वो h की वैल्यू ढूंढने के लिए करना है। उसके लिए अब हम अगला कंपोनेंट लेते हैं, ये दोनों पार्शियल f बाय पार्शियल y। हमें पता है कि ओरिजिनली दिस इज 2xy z क्यूब है ना, ये है, बट इसको हम 1 कह देते हैं। बट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें वहां से क्या मिलता है, पार्शियल f बाय पार्शियल y, वो जब मिलेगा उसको इक्वेट कर देंगे ओरिजिनल वाले से। पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 2xy z क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, पार्शियल h बाय पार्शियल y। ठीक है, वो yz का फंक्शन है तो इसके मैं साथ yz भी लिख दूं ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आ गया। अब ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों एक ही सेम ही फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब 2xy z क्यूब इज इक्वल टू 2xy z क्यूब प्लस पार्शियल h बाय पार्शियल y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अब यहाँ से ये आ गया, हमारा पार्शियल h बाय पार्शियल y जो है ना, और दिस इज फंक्शन ऑफ, फिर से हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये yz का फंक्शन है, ये तो 0 आ गया। ठीक है, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमें हम इसको इंटीग्रेट करके फिर से h की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट तो अब h की वैल्यू ढूंढना ही है। सो h yz अब किसके इक्वल आ जाएगा, सम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, सिंस दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो z केप्ट कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि सम फंक्शन ऑफ z आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सो h की वैल्यू को हम सिर्फ रिड्यूस कर सके हैं एक वेरिएबल उसमें से निकाल के, फंक्शन ऑफ z बन गया। अब 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1 इम्प्लाइज f इज इक्वल टू x y स्क्वायर z क्यूब प्लस g ऑफ z। अब ये हो गया। अब इस gz की वैल्यू ढूंढने के लिए अब हमने थर्ड वाला कंपोनेंट यूज करना है, वो अभी तक हमने यूज नहीं किया, ये वाला
सो अब इसको मैं 2 कह देती हूँ, राइट, ये 2 हो गया। अब वी नो दैट के पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी जो हमने ओरिजिनल इसमें से निकाला है, ये वाला ये जो रिलेशन बनाया था, दैट इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर जी स्क्वायर। बट वेयर एज 2 को अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, 2 गिव्स अस partial f by partial z is equal to 3x y square z square plus g prime z, है ना। ओके अब दोनों को फिर से कंपेयर करें तो वी गेट, अब मैं लिख नहीं रही दोबारा, g प्राइम z इज इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स अस gz इज इक्वल टू प्योर कांस्टेंट। अब ये प्योर कांस्टेंट पे आ गया। अब हमने कहीं अगर c यूज किया हुआ है तो हम इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, वैसे हमने यहाँ कहीं c यूज नहीं किया तो हम सी भी रहने दे सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि वो कर्व्स वगैरह सी आ रहा होता है तो नहीं भी करते। सो प्योर कांस्टेंट सी आ गया, राइट। अब हमारा f क्या बन गया फाइनली, f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब प्लस सी, दिस इज द फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी इसकी पूरी की पूरी कहानी। ये पोटेंशियल फंक्शन आ गया, यानी 3D में पोटेंशियल फंक्शन आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल फंक्शन। किसी ने कुछ कहा है, वेट, मैम इसका एच ऑफ वाई वाला प्रोसीजर जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर दें कैसे निकालना, जेनेरिक लाइक थोड़ा सा। एक मिनट में बताती हूँ, वापस समझाते हैं उधर। अच्छा आप यहाँ से बताएं क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो 16.3 में भी ऐसे सवाल हैं, वो एच ऑफ वाई निकालना पड़ता है, बाद में एच ऑफ वाई जी निकालना पड़ता है, इसमें भी वही किया। तो दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जेनेरिक तरीका है क्या उसका पैट रूल फॉलो करने कैसे निकालना। जेनेरिक तरीका यही है कि क्योंकि हम यहाँ पे कंजर्वेटिव वो देख रहे हैं, तो पहली बात तो यही है कि वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड किसी भी फॉर्मूले से प्रूव हो गया, जैसे यहाँ पर हमने कल वो तो हो गया। उसके बाद जो एच ऑफ वाई वाला कांस्टेंट फंक्शन निकालते हैं वो बस नहीं समझ हाँ आती। ये हो गया। यहाँ से आपने ना बारी बारी ये जो पार्शियल एफ पार्शियल एक्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट पहले तो लेना है, मतलब किसी से भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने किसी ऑर्डर एक से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ आप जी से भी कर सकते हैं। उसमें फिर आपका जो कांस्टेंट फंक्शन आएगा ना, जब आप पार्शियल एफ पार्शियल जी इनिशियली लेंगे तो वहां से कांस्टेंट फंक्शन जो आएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा, राइट। ये बात है। तो अब यहाँ पे जैसे ही फंक्शन ऑफ वाई जी आ गया था, अब उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमारा जो टारगेट है ना इस वाई जी इस एच ये जो भी फंक्शन आया होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बाकी की वैल्यू तो आ गई जितनी आनी थी ये वाली। अब इसमें हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, उसके लिए हम बाकी का काम करें। तो हमने ये कंडीशन पहले यूज की ये एफ की ये वाली शक्ल लाने के लिए, फिर हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं एच की वैल्यू के लिए। तो वो यहाँ पे हमें मिल रहा है पार्शियल एफ पार्शियल वाई की ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ जो हमने फंक्शन ढूंढा है वहां से भी पार्शियल एफ पार्शियल वाई निकाल लिया, ठीक। अब वो जो दोनों वैल्यूज हैं, एक ओरिजिनल वैल्यू जो कि इस इक्वेशन से आ रही है ये वाली इक्वेशन से, और एक वो जो हमने एक कंडीशन यूज करके फंक्शन निकाला है उससे एक पार्शियल डेरिवेटिव निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो उन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। उनको कंपेयर करने से ये हुआ कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर इत्तेफाक से ये हुआ कि 0 आ गया क्योंकि वो सेम ही था, तो बस ये एडिशनल टर्म है तो 0 आ गया। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि हमने जैसे मैं कह रही हूँ स्टार्ट में कि हमारा काम ये वाला फंक्शन को है ना वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो अब फिर ये उसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, तो हमने फिर उसका पार्शियल इंटीग्रेशन लेकर तो उसका एच वाई जी ढूंढ लिया। लेकिन अब ये हुआ है कि चूंकि राइट साइड पे 0 था तो 0 का इंटेग्रल कांस्टेंट होता है। अब हमारा चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे ना, तो कांस्टेंट क्या होगा, जी वाला फंक्शन कोई होगा, है ना। हम अस्यूम तो यही करेंगे ना, कोई जी वाला फंक्शन, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव लेने में जी वाला फंक्शन भी तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब अगला काम, मतलब हमारा ये जो वाला जो फंक्शन हमने इनिशियली ढूंढा था वो यहाँ पे इसकी वैल्यू अब ये हो गया, हमने एच की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। जैसे मैंने कहा था ना हमारा काम ये है कि हमने वो जो कांस्टेंट फंक्शन आया है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो वो वैल्यू अब रिड्यूस होकर सिर्फ फंक्शन ऑफ जी तक पहुंच गई। पहले हमने वाई जी से शुरू किया था, अब वो फंक्शन ऑफ जी रह गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन अभी भी पड़ी है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी की ओरिजिनल वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो ये बन चुका हुआ है। अब फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ले लें, राइट, और दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने से फिर हमें अब अगला टारगेट ये है कि हम इस जी की वैल्यू ढूंढ लें, है ना। तो अल्टीमेटली वो कांस्टेंट ही आ गई, ठीक है। अब इसके आगे तो हमने कुछ नहीं करना, तो ये वैल्यू आ गई। तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा कांस्टेंट आए, लेकिन यहाँ पर आ गई है तो
प्रोसीजर यही है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर जो अभी हमने बात की कि अगर आप पार्शियल एफ पार्शियल जी पहली कंडीशन लेके करोगे तो आपका जो फंक्शन आ रहा होगा ना वो एक्स वाई का होगा। अब उसको ढूंढना के लिए आप बाकी की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है? जी मैम ओके, जो भी फंक्शन आएगा उसका जो भी हमारा आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेके तो ऊपर वाले पुरानी वैल्यू से कंपेयर करना बस। हाँ ये जो इक्वेशन बनी हुई ना एफ इज इक्वल टू डेल एफ, वहां से ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी और जो हम खुद ढूंढ रहे हैं वो उसके साथ इक्वेट करके तो हमें जो अननोन फंक्शंस है ना उनकी वैल्यूज मिलती जाएंगी। जी मैम ठीक। यही प्रोसीजर है सारे क्वेश्चंस में, ऐसे ही होगा। मतलब जहां भी आपका यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कर्ल 0 आ गया ना तो फिर उसके बाद आपने ये काम करना है। तो 0 नहीं आया तो फिर तो हमारी छुट्टी होगी ना, क्योंकि फिर तो ये वो ही नहीं है, कंजर्वेटिव ही नहीं है, तो बाकी का काम ही खत्म, ठीक है? तो इस वाली एक्सरसाइज में यही कुछ ही है, मतलब सिंपल है, इजी एक्सरसाइज है। सो अब हम चलते हैं, वेट किधर थे हम? 16.5 पे थे। 16.6 डिस्कस कर लेते हैं और आज के लिए इतना काफी होगा क्योंकि मैं फिर मजीद बैठ नहीं पाऊंगी, थक जाऊंगी, ठीक है? 6 फिर 7, 8, 9 कल कर सकते हैं लास्ट, फिर उससे पहले वाले तो डिस्कस किए हुए हैं। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स होंगे ना तो वो फिर मुझे शेयर कर दें आप खुद ही। तो वो ये हो सकता है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले आपका अगर आप चाहें तो सेशन ले लें, क्योंकि आगे फिर आपको एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं तो ऑफ कोर्स आप फिर एग्जाम की तैयारी करनी होती है अगले दिन वाले की, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो 6 में क्या है, हम 4, 5 कर लिए, ये 6 अभी है ना। अच्छा, इसमें पैरामीट्रिक सर्फेसेस हैं, पैरामीट्रिक सर्फेसेस एंड देयर एरियाज, ठीक है? तो पैरामीट्रिक सर्फेस के सर्फेस को लिखना कैसे है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और उसमें मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। उसमें मैंने एक तो कहा था कि याद ही कर लो जो हमारी सिलेंडर और स्फीयर की इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की, वो तो आपको याद ही होनी चाहिए। और बाकी समटाइम्स आपको गिवन होता है, जैसे वेक्टर फॉर्म गिवन है तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बन जाएगी कि आपका x जो है वो ये 2 cos u y v है, z जो है 2 sin v u, ठीक है? तो अगर वेक्टर फॉर्म दी हुई है तो वहाँ से भी निकालना आसान है। आगे एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन भी इसके अंदर आ रही है। और क्या आ रहा है? मैम जो इक्वेशन बोल रही हैं दोबारा लिखवा दें एक दफ़ा। सॉरी, जो इक्वेशन बोल रही हैं सरफेस उसकी सिलेंडर वाली दोबारा बता दें। अच्छा हाँ वो मैं बताती हूँ आपको, कहाँ से आपने याद रखनी सिलेंडर और सरफेस वाली। वेट मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये ज़रूर याद रखें क्योंकि वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में होता ही है यूज़। वेट, सिलेंडर की तो सीधी है, z इज इक्वल टू z, अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो z है, और x इज इक्वल टू लिख लें r cos थीटा, बेस का रेडियस जो होता है दैट इज r cos थीटा, और y इज इक्वल टू r sin थीटा, यानी पोलर में हाइट है तो हाइट z इज इक्वल टू z, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है? और ये हो गया हमारा स्फीयर, जो कि हम बार बार आगे यूज भी करते रहेंगे शायद, मतलब जितने भी अगले सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं ना उनमें ये यूज होगी। सो ये आपकी स्फीयर की ये दो चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सेंटर उसका ओरिजिन है, रेडियस उसका ए है, तो ये बनती है उसकी इक्वेशन। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी हैं लेकिन हमने वो चूंकि ट्रिपल इंटीग्रल्स में नहीं किए, लेकिन ये इक्वेशंस तो हमने बार बार की हैं। सो ए साइन फाई कॉस थीटा, ए साइन फाई साइन थीटा और ए कॉस फाई, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज लिमिट्स। फाई जो है वो 0 to पाई तक है, थीटा जो है वो 0 to 2 पाई तक है। तो ये आपकी हो गई स्फीयर की। सिलेंडर की मैंने आपको बता दी कि r cos थीटा, r sin थीटा और z इज इक्वल टू z। और हाँ आगे हम क्या कह रहे थे, और इसमें क्या है, यस इसमें सरफेस रेवोल्यूशन जो मैं बात करी थी, रेवोल्यूशन में अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस रेवोल्यूशन है तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स को साइन थीटा, z इज इक्वल टू एफ एक्स साइन थीटा। और अगर रेवोल्यूशन अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड y एक्सिस तो वहाँ y इज इक्वल टू y हो जाएगा, x जो है दैट इज एफ वाई कॉस थीटा और z जो है वो एफ वाई साइन थीटा, ठीक है? तो ये दो रेवोल्यूशंस याद इसमें रखनी होंगी। बाकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है,
डिफरेंट तरह से। वो पीछे हमने स्केलर फॉर्म्स में पढ़ी थी, यहाँ हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म वेक्टर फॉर्म में आ गई है। सो इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ सरफेस आर यू वी, और उसके लिए हमें टेंजेंट प्लेन की अगर इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर आर मतलब पार्शियल आर बाय पार्शियल यू, फिर पार्शियल आर बाय पार्शियल वी, फिर उसका वो लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ कहीं लिखी होनी चाहिए। कहाँ लिखी होनी चाहिए, कहाँ गई इक्वेशन, गुम गई, एग्जाम्पल आ गई। अच्छा इन्होंने लिखी ही नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आएगा, असल में कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ढूंढनी है ना आर यू क्रॉस आर वी, वो पॉइंट वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। याद है ये प्रोसीजर या कर लें, ये बला भी क्वेश्चन कर ही देती हूँ। सरफेस एरिया फिर मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। सरफेस एरिया का वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाता है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी आर यू क्रॉस आर वी मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या है, हाँ ये वहीं से ये डिड्यूस किए वो वाले फॉर्मूले जो हम पिछली दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं, जिसका टेस्ट भी हुआ था, आई मीन जो मिड टर्म में टेस्ट भी हुआ था, जिसकी जगह हमने पता नहीं क्या ही कर दिया था। हाँ सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम निकाल दिया था, पता नहीं क्या कुछ किया था। अच्छा इसमें से डिटरमिन वेदर द पी आइडेंटिफाई द सरफेस कहने देते हैं, क्योंकि ड्राइंग वगैरह सरफेस की हम आपसे वैसे ही नहीं पूछेंगे। गेट अ प्रिंट आउट, यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स, मैच द इक्वेशन, डिटरमिन वेदर द फैमिलीज ऑफ ग्रेड कांस्टेंट व्हाट। हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस, इसमें मैंने क्या क्वेश्चन कहे हुए हैं, यहाँ से देख ही लेती हूँ, उनमें से कोई कर लेता। 16.6 1 2 3 5 19 21, अच्छा बहुत ही कुछ कहा है, चलो इसमें से कोई देखते हैं। हाँ ये देखना आपने, डिटरमिन वेदर द पॉइंट lie on the surface। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हम, मैं इसका एक करके आपको बताती हूँ कि क्या करना पड़ेगा। आपका पॉइंट है 4 -5 और 1, ठीक है। हमने ये चेक करने के बाद दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस और नॉट, उसके लिए हमारी जो सरफेस की इक्वेशन है ना, आर यू वी इज इक्वल टू यू प्लस वी यू माइनस 2v 3 प्लस यू माइनस वी। तो यहाँ से अगर हम कोई ऐसी वैल्यूज यू वी की ढूंढ लें जो इसको सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इट लाइज ऑन द सरफेस। यू प्लस वी जो है, क्योंकि इसके जो ये पॉइंट है, एक्स की वैल्यू इसका मतलब है 4, मतलब यू प्लस वी इज 4, राइट। वाई की वैल्यू इज -5, तो वाई हमारा है यू माइनस 2v, तो यू माइनस 2v इज इक्वल टू -5। इसी तरह 3 प्लस यू माइनस वी 3 प्लस यू माइनस वी इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करके u प्लस वी की वैल्यूज ढूंढते हैं। तो यहाँ से देखें कुछ मिलता है, अगर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें कोई ऐसी वैल्यू अगर मिल जाए तो u अगर हम पहली दो इक्वेशंस को, अच्छा इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये भी 2 हो जाएगा, नहीं वैसे माइनस कर देते हैं, है ना। तो हमें v की वैल्यू मिल जाती है।
यस, ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को माइनस कर दें। सो 1 माइनस 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3v इज इक्वल टू 9, v इज इक्वल टू 3, यानी v की वैल्यू तो हमें मिल गई है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि u की वैल्यू, v की वैल्यू को किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें तो u की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, u इज 1, राइट। अब हमने ये देखना है कि थर्ड इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अगर तो कर रही हैं तो इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, और अगर नहीं कर रही हैं तो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सरफेस। तो अब हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 प्लस यू क्या आ रहा है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, ठीक है, समझ आ गई। सो अगर वैल्यू जो है वो तीसरी को सेटिस्फाई, साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो किसी भी दो से निकली हुई वैल्यू को तीसरी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वाला। अच्छा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या उसमें क्वेश्चंस जो है ना, सेकंड भी इसी तरह का है। 3 में क्या है, आइडेंटिफाई द सरफेस विद द गिवन वेक्टर, इसको रहने ही देते हैं, मैंने कहा हुआ है, लेकिन हम आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि दिस इज अ सिलेंडर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में वो s cos t s sin t, तो जो इस तरह का होगा जिसकी आपको समझ आ रही होगी तो वो हम आपसे पूछ लेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑफ कोर्स, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना जो है ना मुश्किल होगा। देन वी हैव अ सेक्शन फ्रॉम 7 to 12, जिसमें से हमने आपको कुछ भी नहीं वहाँ पूछा हुआ, आई मीन जो मैंने प्रैक्टिस में दिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। 13 to 18 में भी नहीं कुछ पूछा हुआ। सो वी हैव 19 क्वेश्चन। यस, यहाँ से असल में वो जो शुरू होता है, जो कि आपको याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जो बेसिक इसके अंदर फॉर्मूले हैं, इनमें से मैं आपको कर देती हूँ कोई एक आके। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस, के द प्लेन through the origin that contains the vector I minus j and j minus k. Question number 9. तो अगर हम प्लेन की बात करें तो उसको क्या होना चाहिए, 3D में होना चाहिए। तो हमारे ये वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, अगर हम इस एक का नाम रख देते हैं u, दूसरे का नाम रख देते हैं v, तो ये u वेक्टर हमारा बन रहा है i माइनस j प्लस 0 के, ठीक है। कंपोनेंट्स में अगर आप इसको लिखें तो 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। और v वेक्टर हमारा बन रहा है यहाँ पे ये वाला, द प्लेन थ्रू द ओरिजिन दैट कंटेन्स द वेक्टर्स, तो j माइनस k, ठीक है। सो इसको कंपोनेंट वाइज लिखें तो 0 1 इधर से माइनस 1, ठीक है। सो वी हैव दीज टू वेक्टर्स जो कि हमें दिए हुए हैं। तो अब अगर हमने यहाँ से निकालनी है पॉइंट्स ऑन द प्लेन, तो क्या होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, यानी x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। इसका मतलब यही होता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म का x y z आपने ढूंढने। अच्छा, मैंने u v जो है वेक्टर के नाम रख दिए, तो हमें फिर हमारे पैरामीटर्स के नाम कुछ और रखने पड़ेंगे, जो कि हम पहले ही u v ही ले रहे हैं, तो इसको ए बी कर देते हैं, उसको u v कर लेंगे। x इज इक्वल टू, अच्छा जी, पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन मतलब, राइट। तो प्लेन की इक्वेशन में हमने सीखा था कि 0 प्लस ये जो आपका इसका फर्स्ट कंपोनेंट u टाइम्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ a, ये, और v टाइम्स u इज द पैरामीटर प्लस v टाइम्स 0, ठीक है। इसी तरह y या u, मैं अभी आपको उसकी वेक्टर फॉर्म में लिख के बताती हूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 0 क्योंकि ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जो कि पॉइंट ऑन द प्लेन गिवन है।
u टाइम्स ये वाला इसका सेकेंड -1 और v टाइम्स इसका सेकेंड विच इज़ 1, ठीक है। सिमिलरली z लिखा जा सकता है, z इज ऑल्सो 0 ओरिजिन ये वाला, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 u टाइम 0 कर लें, 0 u कर लें, एक ही बात है, और प्लस v टाइम्स नेगेटिव, ठीक है। सो ये हमारी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो वी हैव ओनली u, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी हैव b माइनस u, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी हैव नेगेटिव b। अच्छा, अब ये बनी कैसे है, हमारा जो r कोई भी पॉइंट ऑन द प्लेन p जो है उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो r होगा, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर x y z होगा, राइट। और वो किसके इक्वल होता है, जो आपका पॉइंट गिवन है, दैट इज p नॉट प्लस, ठीक है, u टाइम्स a वेक्टर प्लस v टाइम्स b वेक्टर, ये होगा। तो ये मैंने ए बी वेक्टर, ये कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ही है ना, एक्स वाई जी, उसी तरह आएंगे। सो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है कि अगर दो वेक्टर्स ऑन द प्लेन हमें पता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, दो वेक्टर्स और एक पॉइंट, तो पी नॉट प्लस यू टाइम्स ए प्लस वी टाइम्स बी, तो ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। सो मैंने सॉरी थ्रू ओरिजिन लिखा हुआ है, हाँ जी। तो पी नॉट हमारा ओरिजिन है ना, पी नॉट के बजाय आर नॉट लिखना चाहिए ना मुझे, वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी नॉट, सही। इसी तरह आपका जो सेकंड बन रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेन्स द वेक्टर दिस एंड दिस, ये सेम यही वाला, इसमें भी, इसमें आपका जो आर नॉट है, आर नॉट बच जाएगा 0 -1 5, इसलिए यहाँ पे 0, इस पे यहाँ पे -1 और यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर u टाइम्स a, अब u टाइम्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी तरह v टाइम्स b, तो v टाइम्स यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। सो एक पॉइंट और दो वेक्टर्स अगर प्लेन में गिवन है तो आप आसानी के साथ उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। तो प्लेन की तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, और दूसरी मैंने आपको खास तौर पे क्या बात कही हुई है, सिफेयर वाली, ठीक है, सिफेयर, सिलेंडर और प्लेन। तो इनकी प्रैक्टिस हमने, ये इलिप्सॉइड वाला रहने देते हैं, वो नहीं हम करते। तो सिफेयर, सिलेंडर, प्लेन, ये तो आपको पता होने चाहिए, मतलब बहुत वेल नोन सी जो चीज़ें हैं वो तो पता होनी चाहिए। तो ये आ गया, ठीक है। और इसमें क्या था जी, अभी जो हम क्वेश्चंस आपके देख रहे थे उसी से थोड़ा रेफरेंस पता चल जाएगा। मुझे खुद भी तो सारे टॉपिक भूल-भाल जाते हैं ना, हमने क्या ही किया होगा। ये मैं क्वेश्चन इसलिए साथ-साथ लिखती जाती हूँ, मुझे भी याद रहे कि हमने क्या किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ। तो ओके, हमने 25 तक का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आगे वाले ब्लॉक में क्या है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद है 29 लिखा हुआ है, 30 भी लिखा हुआ है। अच्छा, 30 में सिर्फ रोटेशन बतानी है, रोटेशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, 30 वाला देख लेते हैं। अगर अराउंड एक्स एक्सिस रोटेशन है तो क्या होता है, एफ एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है एफ एक्स टाइम्स कॉस थीटा, सॉरी एक्स ही होता है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइम्स कॉस थीटा, जी इज इक्वल टू एफ एक्स टाइम्स साइन थीटा। जब हमने ये लेनी है, जैसे 30 वाला हमें कहा हुआ है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द कर्व एक्स इज इक्वल टू 1/y अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, सिर्फ हमने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है, इसमें और कोई काम नहीं करना क्योंकि ग्राफ हम नहीं कर रहे हैं सरफेसेस के। सो उसमें आपको y इन टर्म्स ऑफ x पहले लिखना है, फंक्शन ऑफ y चाहिए, ओके, फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/y। तो आपने क्या लिखना है, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, f ऑफ y का मतलब यहाँ से 1/y टाइम्स कोसाइन थीटा, x होगा 1/y टाइम्स कोसाइन थीटा, y इज इक्वल टू y, क्योंकि रोटेशन एक्सिस है तो y इज इक्वल टू y ही रहेगा। z क्या आएगा 1/y टाइम्स
साइन थीटा, बस इतनी सी इसमें बात है, इसमें कोई इतनी खास बात है नहीं। और आगे क्या है, आगे मुझे लगता है कि जो 39 वाला ब्लॉक है ना, इसमें कुछ अच्छे सवाल नज़र आ रहे हैं। यस 30 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 39, फिर ये भी है कुछ 33, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ओ यस, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन में क्या करना है, चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर तरह का ब्लॉक जो है उसको डिस्कस कर लें, रह ना जाए कोई। equation of tangent plane to the given parametric surface। हाँ, parametric surface को जब tangent plane की equation ढूंढनी होती है तभी मैंने आपको थोड़ा सा उसका प्रोसीजर रिवाइज किया था, उसमें से जब हम आर्टिकल गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें आपने सबसे पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस ढूंढनी है, जो कि ऑलरेडी गिवन है इन सारे क्वेश्चंस में, वो फॉर्म गिवन है आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे इसमें है x, y और z गिवन है, पैरामीटर्स आर u एंड v। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी r यहाँ से ले लिया ना आपने, r क्या बनेगा u प्लस v, इन सब में अपने इसी तरह ही करना है, u प्लस v 3u स्क्वायर, फिर आ जाएगा u माइनस v, राइट। ये आगे इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म इसको कह लें। अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम करेंगे तो वो आता है with respect to u, तो 1 6u और 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका पैरामीट्रिक ये आ गया। आर वी क्या आएगा वो ढूंढना है, आर वी इज 1 0 एंड -1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आर यू क्रॉस आर वी, यानी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढनी है, आर यू क्रॉस आर वी, और उसके लिए आपने यही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। आर यू के कंपोनेंट्स हैं 1 6u 1 और आर वी के कंपोनेंट्स हैं 1 0 -1। तो यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी -6ui, यस क्योंकि ये 0 है, और j के साथ आएगा -1 और -1 -2 यानी +2 और k के साथ आएगा जी, ये 0 हो गया, -6uk, -6uk। ये हमारा आ गया आर यू क्रॉस आर वी, ठीक है। तो और क्या कहा हुआ, ये वाले पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन ढूंढना है। सो दिस इज द टेंजेंट प्लेन। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर आपको आर यू क्रॉस आर वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा आर यू क्रॉस आर वी तो है उसमें यू वी में, ठीक है, और वेयर एज हमारा पॉइंट जो है वो तो एक्स वाई जी की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से यू वी की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू वी की वैल्यू ढूंढनी है। सो यू प्लस वी इज इक्वल टू 2, 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू u माइनस v, राइट। अब हमने देखना है कि u v की कौन सी वैल्यूज इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर, अच्छा z नहीं, सॉरी z की वैल्यू कहते हैं 0, सॉरी क्या ही कर दिया मैंने, u माइनस v इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये जो है ना सेकेंड इक्वेशन, ये हमें u की वैल्यू दे रही है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब u इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पॉजिटिव 1 भी हो सकती है, नेगेटिव 1 भी हो सकती है, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली इसके लिए है, वो आगे चल के पता चलेगा। सो u प्लस v इज इक्वल टू 2। सो अगर हम u की वैल्यू 1 लेते हैं, u इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलती है v की वैल्यू 1, ओके, और ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसका मतलब u1 v1, तो अगर हम u की वैल्यू ले लेते हैं तो हमें v की वैल्यू क्या मिलती है, u की वैल्यू को -1 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो v की वैल्यू मिलेगी 3, v की वैल्यू मिलेगी 3, और वो यहाँ इसको सेटिस्फाई नहीं करती। सो ये नहीं चाहिए इसका मतलब। सो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इन तीनों को, वो u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हमारा आर यू क्रॉस आर वी इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगा, -6j, सॉरी 6i, -6i प्लस 2j माइनस 6k एट ये कहाँ इसकी वैल्यू आई है 2 3 0 के ऊपर, राइट।
अब क्या करना है, अब हमें पॉइंट भी मिल गया है, पॉइंट तो ऑलरेडी था ही, मेरा मतलब वो नॉर्मल की वो मिल गई है, डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन ढूंढ सकते हैं, राइट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये होती है, अगर नॉर्मल के कंपोनेंट्स हमें पता हो तो -6x, ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है ऑन द प्लेन, तो -6x + 2y, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है ना, तो -6 z, क्या ठहर, मैं इसको ना ऐसे कर देती हूँ समझ आ जाए आपको। मैं क्या कह रही हूँ, आपको ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल गए बिकॉज RQ क्रॉस RB इज नॉर्मल वेक्टर टू टेंजेंट प्लेन, और एक पॉइंट आपको टेंजेंट प्लेन के ऊपर पता है क्योंकि इसमें से पास कर रहा है, एक हमने खुद से अस्यूम करना है, ऑफ कोर्स इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब अगर ये XYZ पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, 2 3 0 इज आल्सो ऑन द प्लेन, तो वेक्टर क्या बन जाएगा जो कि प्लेन के अंदर होगा, x-2 वेक्टर इन द प्लेन क्या हो जाएगा, x-2 y-3 z-0, ठीक है। अब ये वाले वेक्टर और इस नॉर्मल वेक्टर का जो है ना डॉट प्रोडक्ट, वो 0 होना चाहिए, तो यहाँ से आएगी इक्वेशन ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। -6 टाइम्स x-2, इनकी डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं, +2 टाइम्स y-3 और -6 टाइम्स z आ जाएगा, z-0 क्यों लिखना है हमने, z इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -6x + 2y -6z इज इक्वल टू 12 और -5 है ना, नहीं सॉरी 6, 12 - 6 इज -6, ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन, ये समझ आ गई। सो ये सारी की सारी आपने इसी तरह ही करनी है, ये जो क्वेश्चन है ना 33 to 35, प्रोसीजर यही है। ठीक है, 36 वाले में पॉइंट अगर ढूंढना हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, 35 और 36 वाले में अगर पॉइंट ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, आपने x की वैल्यू होगी u cos v, वहाँ u को 1 रख दें, v को π/3 रख दें, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए u sin v में u1 रख दें, साइन v को π/3 रख दें, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह उसका z कोऑर्डिनेट पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट के बगैर हम टेंजेंट कैसे ही ढूंढेंगे, सो प्लेन कैसे ढूंढेंगे, आई मीन v इज इक्वल टू π/3। इसी तरह ये जो 36 है ना, उसमें भी यही करना है, आपने पॉइंट ढूंढने के लिए साइन u मतलब साइन π/6, y की वैल्यू क्या आएगी, कोसाइन u मतलब कोसाइन π/6, साइन v मतलब साइन π/6, साइन v साइन π/6, ठीक है। यहाँ तो पॉइंट 230 गिवन था और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग uv ढूंढे थे, यहाँ uv ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आपने पॉइंट आखिर में चाहिए जी, कुछ कहने लगे, ये 35 का जो आपने बताया, ये पॉइंट निकाल के, हाँ सिर्फ पॉइंट निकाल के बता रहे हैं। हाँ बता देते हैं, क्योंकि uv ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल वेक्टर में तो हमने uv पुट करने हैं ना, तो वो तो आसान हो गया, लेकिन पॉइंट भी तो चाहिए टेंजेंट प्लेन के लिए, तो उसके लिए हमें पॉइंट कैसे मिलेगा इसका, कि जैसे ये 36 में अगर आप देखें तो पॉइंट का मतलब है कि हमें x0, y0 और z0 चाहिए, तो x0 कैसे आएगा, साइन ऑफ u विच इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, ये x की वैल्यू साइन u है ना पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो साइन ऑफ π/6, ठीक है, 1/2 होता है साइन π/6, अगर मैं गलती करता हूँ तो फिर मुझे बता देना, कोसाइन u साइन v, अब u भी π/6 है, v भी π/6 है, तो वो क्या होगा, कोसाइन π/6 साइन π/6, राइट। अब ये होता है 1/2 एंड स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/4 हो गया। इसी तरह z0 क्या आएगा,
sine of v, that is sine of pi by 6 again, which is equal to 1/2. तो पॉइंट क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट 3/4 1/2, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। इसी तरह आप 35 में भी निकाल सकते हैं। 34 में तो पॉइंट गिवन है, उस वो बिल्कुल वैसा है जैसे 33 में किया हमने, ठीक है जी। तो ये हमारा टेंजेंट प्लेन वाला सेक्शन हो गया, और अब देखते हैं इसमें क्या रह गया, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आगे है ओके, ये टेंजेंट प्लेन वाला सेक्शन था। आगे ये 37 ऑनवर्ड्स वाला सेक्शन है जो लंबा सारा 50 तक जा रहा है ना। इसमें 39 to 50, 51 and 50, अच्छा 39 to 50, इसको देखते हैं क्या इसमें। हाँ, फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस, फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस, द पार्ट ऑफ द plane that's in the first octant or part in the plane with vector equation given by this। अच्छा, उसके लिए अब आपने ये करना है, जो हमने पीछे एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो यूज करना है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। सो 39 वाला जो है वो सीधा सा है, जैसे आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, वो उसी तरह ही होगा कि आपने यहाँ से जी लेना है। 39 वाला बहुत सीधा है कि जी ले लें 6 - 3x - 2y, और वहाँ से पार्शियल जी बाय पार्शियल x पार्शियल जी बाय पार्शियल y ढूंढें, और डबल इंटीग्रल ऑफ क्या क्या फार्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए, उसमें भी था मिड 1 में भी क्या था, एरिया is equal to over the region D 1 plus partial z by partial x square plus partial z by partial y square, ठीक है, DA। ये हमारा 39 में तो ये यूज होगा, राइट। 39 में ये वाला, इसमें तो ये यूज होगा। अब हमने लिमिट ढूंढनी है फर्स्ट ऑक्टेंट की, ये काम होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपकी वो पूरी डबल इंटीग्रेशन ही यूज हो रही है, भले हम इसमें ही गए हैं, बट डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ना, उसके बगैर तो काम बनेगा नहीं। सो दिस इज 3x + 2y + z इज इक्वल टू 6, और फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देती हूँ, और फिर हम वेक्टर वाला कर लेते हैं। सो मैंने कहा था z की वैल्यू तो 6 - 3x - 2y, और अगली बात जो है पार्शियल जी बाय पार्शियल x और पार्शियल जी बाय पार्शियल y आप यहाँ से ढूंढेंगे। यहाँ पे उसकी वैल्यूज, अगला काम जो मेजर काम है ना, वो ये d, उसकी लिमिट ढूंढना है, ठीक है, रीजन में। तो लिमिट ढूंढने के लिए फिर वही काम, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो आपकी इक्वेशन ये थी कि z पहले लिखे 3x + 2y + z इज इक्वल टू 6, ये थी इक्वेशन आपकी प्लेन की। अब यहाँ से जब आप इसका फर्स्ट वो लेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब जहाँ x y z सारे पॉजिटिव हैं, तो वो वाला ऑक्टेंट। तो अब सबसे पहला काम तो अपने z इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन लेनी है। तो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर प्रोजेक्शन क्या बन रही है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब एक तरफ से बाउंड, चूंकि फर्स्ट उसकी प्रोजेक्शन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली हमने कंसिडर करनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय दिस लाइन व्हिच इज y इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय दिस लाइन व्हिच इज x इज इक्वल टू 0। अब तीसरी लाइन जो है ना, वो यहाँ से आएगी, जो कि z इज इक्वल टू 0 से हमें प्रोजेक्शन मिली है, और वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 6। इसको प्लॉट करने के लिए हमें इसके 2 पॉइंट चाहिए। सो व्हेन x इज 0 तो y इज 3, तो यहाँ कहीं पॉइंट में रफली ड्रॉ कर रही हूँ, एंड व्हेन y इज 0 तो x इज 2, तो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो ये दोनों को मिला देंगे, तो दिस इज द रीजन जिसके ऊपर हमने ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है व्हेन y इज 0 तो x इज 2, ये है 2 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट व्हेन x इज 0 तो y इज 3, तो 0 3, ये वाला पॉइंट है, ठीक। अब इसकी जो लिमिट्स हैं
अब सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। सो ये क्या बन जाएगा, अभी हम लिमिट्स देखते हैं क्या बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ से पार्शियल z बाय पार्शियल x क्या आ रहा होगा, दैट वुड बी -3, तो ये 9 हो जाएगा, और पार्शियल z बाय पार्शियल y -2, तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि x और y की लिमिट इस रीजन में क्या है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा था कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन के अंदर है वो 2 है, जैसे यहाँ पे आ रही है, और ये 0 है। तो 0 to 2 हमने x की लिमिट ले ली, तो y की क्या है, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये निकल कहाँ से रहा है, इस लाइन से। तो इस लाइन पे y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 6 - 3x डिवाइडेड बाई 2। सही, 6 - 3x डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब 0 to 6 - 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे dy dx आ जाए। आगे तो इसको अपने सॉल्व करना है। समझ आ रही बात? लिमिट समझ ली, मतलब बड़ा करना जरा, करने से बड़ा कर ली जी, लिमिट करते करेंगे तो जरा। लिमिट समझ नहीं आई। लिमिट फिर वही कि x की लिमिट तो 0, ये समझ आ रही है कि 0 to 2 x की लिमिट है। यस मैम। हाँ, अब y की देखनी है। y मैंने बारी बारी कहा है, y की लिमिट देखने के लिए आप उस रीजन में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y की लिमिट देखने के लिए ये, अब ये इस लाइन से ये वर्टिकल लाइन इस रीजन में एंटर हो रही है, ये वाली लाइंस, ये जो y x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। और वर्टिकल लाइंस निकल कहाँ से रही हैं, एग्जिट किधर से हो रही हैं, ये वाली लाइन, ये जो ये ड्रॉ की हुई है। यहाँ y की वैल्यू क्या है, चूंकि ये इस लाइन की इक्वेशन से बनी है ये लाइन, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 6 - 3x होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए अपर लिमिट क्या होगी, 6 - 3x बाई 2, और लोअर लिमिट क्या होगी, 0। राइट, नहीं बात बनती। नहीं, नहीं, कोई भी नहीं बोलता। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो चलें, थैंक यू। ये तो थी हमारी सीधी वाली, आई मीन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, इनफैक्ट तो वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो अब जो एक्चुअल यहाँ का फॉर्मूला है वो क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके पास हो और आप उसको फाइंड आउट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 है, द पार्ट ऑफ द प्लेन विद वेक्टर इक्वेशन आर यू वी, ठीक है, दैट इज गिवन बाय यू की वैल्यू और वी के वो दिए हुए हैं हमें, लिमिट्स दिए हुए हैं। तो उसके लिए जब आपने फाइंड आउट करनी है सरफेस एरिया, तो वो हमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है, वो यूज करना है हमने। मैं आपको बता देती हूँ, लेट मी चेक के वो फॉर्मूला कहाँ गया। लो, वो जो था एब्सोल्यूट वैल्यू वाला करना था हमने, ये आएगा ये वाला, यस ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर यू क्रॉस आर वी जो है ना, उसको करना है आपने। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, क्योंकि आर यू क्रॉस आर वी इज द वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करना है आपने ओवर द रीजन डी। ठीक है, तो जो भी डी गिवन होगा, तो उन्होंने वो डी दिया हुआ है, तो ये आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, मैं आपको 40 वाला जो है वो करवा देती हूँ, फिर आगे फर्दर आपको 40 वाला देखते हैं कि क्या था उसमें। 40 वाले में देखें, अब आर गिवन है, इसका पहले आप लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको आप उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को आपने इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेट करना है, और उसमें यू की लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 2, वी की लिमिट्स क्या होंगी, -1 to 1। ये बहुत आसान है कि लिमिट्स गिवन है। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चंस खुद करके देखेंगे ना, तो मुझे अगली दफा प्रॉब्लम्स भेजें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब आपका काम ये है कि आपने ये जो 39 to 50 है ना, ये खुद से देखने हैं।
इसमें 51 52 भी शायद 51 नहीं, कौन सा इंक्लूडेड था, कोई एक और भी इंक्लूडेड है, लेकिन 50 तक तो ज़रूर देखें ना। मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर सीधा सीधा जैसे ये 39 वाला था तो आपने वो पिछला ही मेथड यूज़ करना है, और अगर पैरामीट्रिक वाला है तो आर यू क्रॉस आर वी मैग्नीट्यूड लेना है, और उसको जो भी रीजन गिवन है पैरामीटर्स के लिए उस पर आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ओके देन मैं मैम आज ये जी बताइए। 41 क्वेश्चन है, इसके अंदर पोलर लगेगा? नहीं मेरा बेटा, पोलर बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो बहुत ही आसान सा 40 सीधा। ठहर जो मुझे दोबारा देख लेने दो, किधर पोलर लगेगा, एक मिनट मैं बताती हूँ। नहीं पोलर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओहो, मैं एक मिनट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ही समझ आई। वेट, पोलर नहीं लगेगा। पोलर क्यों लगेगा भाई? ये देख 40 में ये होगा, ये आर गिवन है ना, पहले तो इसका आर यू निकालिए। ठीक है, आर यू आएगा 1 -3 1, फिर आप इसका आर बी निकाल लो। पैरामीट्रिक फॉर्म में यही तरीका होगा जहाँ की पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन होगी। आर बी निकालेंगे तो 1 0 -1। ठीक है, अब अगला काम है आर यू क्रॉस आर बी फाइंड आउट करने का। उसके लिए हमें ये पता है कि ये वाला डिटर्मिनेंट करना होता है 1 -3 1 1 0 -1। ठीक है, और उसकी क्या वैल्यू आ जाती है यहाँ से, बताएं जी क्या वैल्यू आएगी इसकी। -3 3 आ जाएगा, 3 आई, और जे के साथ क्या आएगा, -1 -2 +2 जे। मुझे लगता है ऐसा तो हमने अभी किया था कहीं। 0 +3 3 के, ठीक हो गया। अच्छा, अब एरिया कैसे आएगा? एरिया आएगा डबल इंटीग्रल ऑफ आर यू क्रॉस आर बी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है हमें आर यू क्रॉस आर बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। आर यू क्रॉस आर बी मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, 9 + 4 + 9 स्क्वायर रूट, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा, 22 स्क्वायर रूट, है ना। दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे बहुत मजे की बात यह है कि उन्होंने यू और वी की लिमिट्स तो दे दी हैं, उसी पे तो हमने सॉल्व करना है इसको यू वी की लिमिट्स पे। ठीक है, तो वो उन्होंने दे दी हैं, तो हमारे लिए तो काम बहुत ही आसान, ये वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान हो गया। 0 to 2 -1 to 1 जैसे मर्जी इसको रख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 22 को आपने डी यू क्या किसकी पहले रखी है, डी वी वी यू, ये करना है बस। ठीक है, जी मैम ये तो समझ आ गया। मैं 41 को कह रहा था कि 41 में पोलर लगेंगे। अच्छा 41 कह के आए, मैं समझी जी 40 की बात कर रहे हैं, मैंने कहा 40 में पोलर कैसे लग जाएगा, तो मैं तो घबरा ही गई। अच्छा 41 में क्या है, अच्छा पार्ट ऑफ प्लेन। अब प्लेन को तो आप सीधा सीधा फिर से लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू 1 - x - 2y डिवाइड बाय 3। तो उसमें फिर वही वाला फॉर्मूला जो हमने 39 में नहीं यूज किया, वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। और आपका जो रीजन डी है वो क्या है, दैट इज दैट लाइज इनसाइड द सिलेंडर x² + y² इज इक्वल, हाँ उसमें आप लगा, यस उसमें लगा सकते हैं पोलर, यस 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 रीजन के ऊपर लगा सकते हैं। और अगर आपको वैसे एरिया समझ आ रहा हो, पिछले वाले में भी एरिया लग सकता था लेकिन मैंने आपको अपर लोअर रीजन समझा दिया, तो हाँ उसे पोलर लगेगा। यस यू आर राइट, ठीक है, ठीक हो गया। मैं तो ये क्वेश्चन पूछना था मैंने, जी बताएं। 11.2 आप खोल सकती हैं आप पे? मैं 11.2 खोलूँ अब? अच्छा बताएं कौन सा क्वेश्चन? 29। 11.2 का 29, वेट,
29 मेरी बुक ही गुम गई है कहीं। लो मेरी बुक कहाँ गुम गई है? अल्लाह ही जाने, खतरा की किताब नजर आ जाएगी पर वो नहीं आएगी। तो मिल गई। अच्छा 11.2 का 29 वेट ही घूम गया। कभी 10th चैप्टर निकल आता है तो कभी 12। मैं आपको मैं वैसे लिखवा दे दूँ। नहीं ठहर जा, मैं देखती हूँ ना मेरी किताब मैंने फ़ोन पे खोली है तो वो ना गुम ही जा रही है। 11.9 11.2 लिखवा ही दें आप, मेरे से तो पता नहीं मैम इधर ना f(x) f of x is equal to sin x। एक मिनट। तो ये x की उन्होंने लिमिट बताई हुई है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन f(y)। अच्छा इसमें मैंने पूछना था ये जो sin x ये फंक्शन है ये इवन है या ऑड है? अच्छा आपने इसकी सीरीज बनानी है? यस। अच्छा चलिए मैं आप मुझे एक ईमेल करो, मैं आपको सॉल्व भी करके भेज दूंगी। अब ना मैं बहुत थक गई, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। मैम ये मैंने सॉल्व तो किया लेकिन ना मुझे मुझे इसकी ये नहीं भेजे, समझ आ रही कि हाँ मुझे ईमेल कर दो, आई सी कि चलें आपने क्या किया। ठीक है मैं चेक करूंगी। जी आपने क्या सॉल्व किया हुआ है ना, तो जी उसकी जी किया। स्कैन करके भेज दो। ठीक है ठीक। ओके टेक केयर, थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह करनी है ना मजीद काम के करने हैं? कर लेंगे मैम, थोड़ा सा फायदा हो रहा है इसका चलें काफी। चलें ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे, कल भी सेम मैं बता दूंगी टाइम। ठीक है होपफुली ये शाम वाला टाइम होगा। तो कल ना हम ये जो मिड टर्म के बाद वाला पार्ट है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगेन फिर मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ, मैं थक भी जाती हूँ ना, मैं कमर में दर्द हो गई। ठीक है ओके फिर इंशाल्लाह कल करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।